हाँ जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, भाई लास्ट हमने पढ़ा कहाँ तक था, ये मुझे बता दो। कहाँ से हमने कंटिन्यू करना है? हाँ भाई, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ भाई, का क्यों आवाज़ आ रही है? हेलो। अच्छा, ठीक है। मैं पूछ रहा था, लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ा था? मुझे ये काइंडली बता दें ताकि हम आगे से कंटिन्यू करें। काइंडली मुझे ये बता दें। क्वेश्चन नंबर 6 मुकम्मल कर लिया था। ठीक है, ओके। यानी कि अब हमने कहानी शुरू करनी है क्वेश्चन नंबर 7 से। चलिए, नहीं फिर 2 मिनट लगाए, पहले क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लें। फिर हम उसको जो है बेसिकली क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो 2 मिनट लगाए। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वो एक बारी पढ़ लें। हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7। सवाल पढ़ के मुझे बताएं। पढ़ लिए सवाल? ठीक है, ओके। चलो फिर सवाल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई है स्क्रीन कहाँ गई। अच्छा, एक मिनट दोबारा ले आते हैं, कोई मसला नहीं है। ले जी। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने क्या कहा कि प्रिपेयर द ऑल नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजैक्शंस। हमने वो तमाम जनरल एंट्रीज करनी है जो कि ज़रूरी हैं। हमने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, कर लेते हैं। अच्छा, उसके लिए सबसे पहली कहानी, हम जनरल एंट्रीज तो करेंगे, लेकिन जनरल एंट्रीज आपने किसकी मदद से करनी है? क्योंकि उसने मेथड कौन सा कहा है, मेथड पर बड़ा डिपेंड करता है। उसने जो मेथड आपको इस्तेमाल करने को कहा है, वो आपका कौन सा मेथड है? वेटेड एवरेज मेथड है। ठीक है ना? वो आपका कौन सा मेथड है? वेटेड एवरेज मेथड है। ठीक है, तो एवको मेथड में फिर आपको एक बारी चार्ट बनाना पड़ेगा, उसके बगैर हम इसको नहीं कर सकते।
ठीक है, ये लिखा हुआ वेटेड एवरेज मेथड। तो वेटेड एवरेज मेथड के थ्रू करना है। हमने कहा जी ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। तो पहले हम इसका ए पार्ट करने के बजाय बी पार्ट करने लगे हैं, हम बनाने लगे हैं इसका स्टॉक लेजर कार्ड। ठीक है, तो हम बनाएंगे स्टॉक लेजर कार्ड। कौन से मेथड से? एवरेज मेथड से। ठीक है, स्टॉक लेजर कार्ड यूजिंग एवरेज मेथड। ठीक होगी बात। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या लेंगे? क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अमाउंट में इसकी जो लेने लगा हूँ वो थाउजेंड्स में लेने लगा हूँ, ताकि मेरे लिए थोड़ी क्या हो जाए, आसानी हो जाए। हाँ जी। ओपनिंग इन्वेंट्री किस डेट की है? महीना कौन सा चल रहा है? जून। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 1 जून की होगी। ठीक है, तो हमने लिखा 1 जून ओपनिंग बैलेंस। कितने यूनिट्स हैं हमारे पास? हमने कहा जी 1 लाख यूनिट्स हैं। 1 लाख यूनिट्स किस रेट पे? 80 के रेट पे। तो यह आ जाएगा तकरीबन 8 मिलियन, और 000 कॉमन लिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा? 8,000। ठीक होगी बात। फिर नेक्स्ट क्या कहानी हुई? नेक्स्ट हम आए, ये स्टोरी हो गई हमारी ए की। फिर बी की स्टोरी पे आते हैं। बी की स्टोरी कौन सी डेट की है? 5 जून की। ठीक है। अच्छा जी, 5 जून को हमने क्या किया है? बेसिकली परचेज की। ठीक है, कितने यूनिट्स परचेज किए? 1,50,000। रेट क्या था उसका? 85। तो मुझे बताएं जी, 1,50,000 को 85 से मल्टीप्लाई करें और बताएं कि क्या जवाब आ रहा है। बताएं क्या आंसर है। हाँ, 000 कॉमन ले लिया तो 12,750। ठीक हो गया। मैमुना बेटा, आज आपने रिटायरमेंट ली हुई है बोलने से, कि आज हम नहीं बोलेंगे क्लास में? 20,750 हो गया टोटल। और टोटल यूनिट्स कितने हो गए? 2,50,000। 2,50,000। और एवरेज रेट कितना आ जाएगा? एवरेज रेट भी कैलकुलेट कर लो। अच्छा, ठीक 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 ठीक। मैंने कहा शायद रिटायरमेंट ले ली हो, पता नहीं लगता ना। अच्छा हाँ, एवरेज रेट क्या आ रहा है? करो जरा। नहीं, अच्छा बेटा, हफ्सा बेटा, यहाँ पे एक गलती आपने की है। हमने 000 कॉमन लिए हुए हैं, तो ये याद रखें कि ये 20,750 नहीं है, ये 20,750 के आगे 3 जीरो है, तो आप यहाँ पे भी 3 जीरो काट के फिर करो। ठीक है, तो इस तरह हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। आपने 250 से डिवाइड करना है इसको। ठीक है। हाँ, अब ठीक है। 83। तो एवरेज रेट क्या आ गया मेरे पास? 83 आ गया। ठीक है। फिर अगली कहानी कब हुई? ये बी वाला पार्ट हो गया। बी के बाद आएंगे हम सी पार्ट के ऊपर। इसमें उसने कहा 1,50,000 यूनिट्स वर इशूड फ्रॉम स्टोर्स ऑन 6 जून। हमने कितने यूनिट्स इशू किए? 1,50,000। किस डेट को? 6 जून को। 6 जून को हमने इशू किए हैं। कितने? 1,50,000 यूनिट्स। किस रेट पे इशू करेंगे? ठीक है, हम दोनों तरफ थाउजेंड्स ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, अच्छा आइडिया है। इसको भी हम कर देते हैं, क्वांटिटी को भी इन थाउजेंड्स कर देते हैं। ठीक है,
क्वांटिटी भी हमने इन थाउजेंड्स कर दी, तो फिर ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 150। अब ठीक है, इस तरह कर लो, मुझे कोई मसला नहीं है। कॉमन तुम कुछ भी ले सकते हैं। 250, और इसको हम कर देते हैं 150। और ये किस रेट पे जा रहा है? 83 के रेट पे जा रहा है, तो इसको 83 से मल्टीप्लाई कर दो। 12,450। ले जी, ये मेरे पास से चला गया। तो पीछे कितने यूनिट्स बचेंगे मेरे पास? 100। 83 के रेट पे 8300 के, ऐसे ही। ओके, नेक्स्ट। ये लो जी, 6 जून हो गया। 6 जून के बाद अगली स्टोरी पे आ जाओ। 6 जून के बाद वो कह रहा है 5,000 डिफेक्टिव यूनिट्स वर रिटर्न फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द स्टोर्स ऑन 12 जून। 5,000 डिफेक्टिव यूनिट्स हमारे पास वापस आए, तो इससे जो है स्टोर लेजर की इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, स्टोर में वापस आएंगी ना चीजें। ठीक है, 12 जून को। ठीक है, तो 12 जून को हमारे पास वापसी हुई है। ठीक है, मटेरियल रिटर्न कितने यूनिट्स का? 5,000 का। किस रेट पे आएगा? 83 के रेट पे। कितने का बनेगा? 83 × 5, 415। तो टोटल कितना हो गया? 105 यूनिट 83 के 8715 के। ऐसे ही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाओ। 12 जून के बाद कहानी किधर आ गई? 15 जनवरी, सॉरी जून। 15 जून को क्या हो रहा है? हमने कहा जी 15 जून को हमने और परचेज कर लिए। किस रेट पे? 88.1 पे। ठीक है, 15 जून को हमने परचेज की। कितने यूनिट्स परचेज किए? 150। किस रेट पे? 88.1 पे। तो 150 को 88.1 पे मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? बताएं। 13,215। गुड। टोटल कर लेते हैं। टोटल हमारे पास यूनिट्स हो गए 255, और टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 21,930। अब यहां से एक एवरेज रेट मुझे कैलकुलेट कर दो, कितना आ रहा है? 86 पूरा? नहीं जी, 86 का हमारा क्या आ गया? रेट आ गया। 15 जून के बाद अगली कहानी किसकी है? 17 जून की। 17 जून को उसने कहा 50% ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स वर डिस्पोज्ड ऑफ एज स्क्रैप। जो डिफेक्टिव यूनिट्स कितने आए थे वापस? ये आए थे, ये आए थे 5। इन 5,000 में से आधे, आधे कितने होते हैं? 2,500। ठीक है, 2,500 आपने क्या कर दिए? स्क्रैप वैल्यू पे बेच दिए। और बाकी जो रिमेनिंग थे, रिमेनिंग डिफेक्टिव यूनिट्स जो 18 वाले हैं, वो आपने सप्लायर को वापस कर दिए। तो ये दोनों ही मेरे पास से चले गए। हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं? स्टोर लेजर कार्ड। और स्टोर लेजर कार्ड हमेशा किस पर बनता है? ये हमेशा कॉस्ट पे बनता है। हमेशा किस पे बनता है? कॉस्ट पे। जो चीज आएगी वो भी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी, और जो चीज जाएगी वो भी अपने कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी। इधर हमने वो एनआरवी
या वो वाला चक्कर नहीं लगाना। एनआरवी टेस्ट हमेशा कब लगता है? साल के आखिरी दिन लगता है। तो ये बात याद रखनी है कि आपने जब भी क्या करना है, एनआरवी टेस्ट वाली बात करेंगे तो वो साल के आखिर में करेंगे। साल के दरमियान में हमने जो भी चीज आएगी, जो भी चीज जाएगी, वो कॉस्ट पे चलेगी। तो कॉस्ट सिस्टम क्या चल रही थी? लेटेस्ट हमने एवरेज कॉस्ट क्या निकाली है? 86। लेटेस्ट एवरेज कॉस्ट हमने निकाली है 86। तो 86 पे ही ये दोनों चीजें हमारे पास से जाएंगी। ठीक है। तो एक तो 17 जून होगा, उसमें डिस्पोज हुआ है, डिस्पोज्ड। और बाकी हमारा क्या हुआ है? हमने रिटर्न कर दी है, परचेज रिटर्न। तो इन दोनों की वजह से मेरी इन्वेंट्री क्या हो गई? कम हो गई। ढाई ढाई निकाल दें। किस रेट पे? 86 के रेट पे। तो कितना कितना आ रहा है जी? बताएं। 215। ठीक है। 215 ये गया, 215 ये चला गया। पीछे कितना रह गया? 250 यूनिट्स। 86 वाले 21,500 के। ठीक हो गई कहानी। ठीक है। इसके बाद एच पे आ जाओ। कहता है ऑन जून 19 5,000 यूनिट्स वर इशू टू प्रोडक्शन इन रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव। हमने रिप्लेसमेंट के तौर पे जो 5,000 वापस आए, तो उसकी जगह हमने प्रोडक्शन को उसकी रिप्लेसमेंट दी है 19 जून को। मैं कहा ठीक है। 19 जून रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट के तौर पे मैंने कितने यूनिट्स दिए हैं? पूरे 5,000। ठीक है। तो आपने रिप्लेसमेंट दी है 5,000 यूनिट्स की, 86 के रेट पे। कितने के? 430 मेरे ख्याल से। फिर भी कंफर्म कर दे मुझे। 245 यूनिट बच गए 86 वाले, 21,070 के। ठीक हो गया। फिर 19 जून के बाद क्या कहानी आई? 20 जून को सप्लायर डिलीवर 2,500 रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स विच हैज बीन रिटर्न बाय क्यूएल। अब सप्लायर ने चीजें मुझे वापस कर दी हैं। ठीक है। सप्लायर मुझे चीजें वापस कर रहा है, जो मैंने सप्लायर को दी थी वो 2.5 यूनिट्स। किस तारीख को? 20 जून को। 20 जून को मेरे पास रिप्लेसमेंट फ्रॉम सप्लायर, ये रिप्लेसमेंट टू था, ये रिप्लेसमेंट फ्रॉम है। ये रिप्लेसमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, ये रिप्लेसमेंट फ्रॉम सप्लायर आ जाएगा। ठीक है। ये रिप्लेसमेंट टू प्रोडक्शन था, रिप्लेसमेंट फ्रॉम सप्लायर है। और कितने रिप्लेसमेंट आई है? 2.5 की। किस रेट पे? 86 के रेट पे। कितने का? आई थिंक 215 का। ओके। हाँ। तो टोटल कितने यूनिट्स हो गए मेरे पास? 247.5। 86 वाले 21,285। ठीक हो गई बात। डन। अच्छा। फिर 20 जून के बाद क्या हुआ? 21 जून को आए। फिर मेरे पास 1.5 लाख यूनिट्स इशू हुए। ठीक है। इशू किए हैं 1.5 लाख। 21 जून इशू किए हैं 1.5 लाख यूनिट्स 86 के रेट पे। ठीक है। कितने के बने? कितने के बने? 12,900 के।
तो बकाया कितना बच गया मेरे पास? 97.5, 86 के। ठीक है। कितने के? 8385 के। क्या ठीक लिखा है मैंने? 8385 चेक कर लें काइंडली। ओके। फिर 21 जून के बाद अगली कहानी। अगली सदा कब की है? 21 जून के बाद ड्यूरिंग द फिजिकल काउंट कैरिड ऑन 30 जून इट वाज नोटेड दैट क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ SRM इंक्लूडेड 500 ऑब्सोलीट यूनिट्स। ठीक है। ओके। एंड हैविंग नेट रिलायबल 30 एंड 4000 यूनिट्स ऑफ फाउंड शॉर्ट। 500 ऑब्सोलीट हो चुके थे। हमने कहा ठीक है, तो वो फिलहाल निकाल दें। और जो शॉर्ट हो चुके थे वो तो चोरी हो गए ना। तो दो काम हुए 30 जून को। 30th जून दो काम हुए हमारे। एक तो obsolete आ गए। obsolete obsolete यूनिट्स कितने हैं मेरे पास? 500 यूनिट्स obsolete थे। तो 500 यूनिट्स को क्या लिखूंगा मैं? 0.5। ठीक है। और शॉर्ट कितने हो गए थे? शॉर्ट हो गए थे 4000। ठीक है, इनका रेट क्या था? 86। तो 0.5 को 86 से किया तो कितना आया? 43। और जो 344 किया, अगर मैंने 86 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ। ठीक है। तो ये दोनों माइनस कर देंगे, तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। 93,000 यूनिट्स आ जाएंगे 86 के। 7998। ऐसे ही है। चेक कीजिएगा। ओके। अब हमें क्या बताना था? क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है। तब क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आएगी ये देख लो। क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी इक्वल टू, एक तो ये आएगी। ठीक है, एक तो ये आ गई, ये कितनी है? 79 लाख 98,000। एक प्लस 7 लाख 79 लाख 98,000 प्लस वो जो ऑब्सलीट इन्वेंट्री थी 500 यूनिट्स की। वो अब किस पे लिखी जाएगी? बाकी 4000 तो चोरी हो गए थे, ये तो शॉर्ट हो गए ना। ये तो है ही नहीं मेरे पास, तो इनकी कहानी तो छोड़ दो। इन 4000 के ऊपर तो मैं बात कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये 4000 तो शॉर्ट हो गए थे। अब वो जो 0.5 थे, यानी कि 500 यूनिट, वो ऑब्सलीट हुए थे सिर्फ। तो उसकी कॉस्ट कितनी थी? 86 थी। ठीक है। और उसकी एनआरवी वो कितनी बता रहा था? ठीक है, उसकी एनआरवी वो बता रहा था 30। ठीक है। एनआरवी कितनी बताई थी उसने? 30 की बताई थी कि भाई ये चीज 30 की अभी भी बिक सकती है, तो मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट कितने दे रहे? 30। तो लोअर ऑफ लेना था, तो लोअर ऑफ में क्या डिसाइड हुआ? 30। तो है तो ये भी क्लोजिंग इन्वेंटरी का पार्ट, बस ऑब्सोलीट है, अभी बिका नहीं है। तो इसको एनआरवी पे रिकॉर्ड कर दिया हमने। तो दोनों को ऐड करते मुझे बता दें कि टोटल क्लोजिंग इन्वेंटरी कितने की आ गई। 15,000 है तो 2,000, ये 13,000। 80 लाख 13,000। क्या ये मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है? चेक करें। हाँ बिल्कुल, 86 को और 30 को कंपेयर किया, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कॉस्ट सिस्टम क्या चल रही थी? एवरेज कॉस्ट चल रही थी 86। ठीक है। और एनआरवी कितनी थी उसकी? 30 थी। तो हमने उन दोनों को कंपेयर कर लिया आपस में। ओके हो गई कहानी।
कोई मसला? कोई सवाल? देखो, शॉर्ट यूनिट्स का मतलब वो तो चोरी हो गए ना। वो तो मेरे पास है ही नहीं ना, तो उनको कैसे लिखूं मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री में? जब मैं फिजिकल काउंटिंग की तो वो तो थे ही नहीं मेरे पास। अगर एक चीज मेरे पास होती तो फिर ही मैं लिख सकता था ना। अब एक चीज मेरे पास मौजूद ही नहीं है, तो मैं उसको कैसे लिखूं? शॉर्ट यूनिट से शॉर्ट हो गए ना, टोटल गायब। सफाए हस्ती से मिट गए वो। तो हम तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट कर रहे थे। हम्म। ओके। अच्छा, वो इसलिए मैनेज किए थे क्योंकि एंड पे मैंने उसके ऊपर ऑब्सोलीट यूनिट्स के ऊपर एनआरवी टेस्ट लगाना था ना। तो एनआरवी टेस्ट लगाने के लिए फिलहाल मैंने माइनस किया था, और बाद में मैंने ऐड कर दिया क्लोजिंग इन्वेंट्री में, क्योंकि हमारा मेन मकसद तो क्या था, क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करना ना। क्योंकि जो ऑब्सोलीट यूनिट्स हैं वो उस प्राइस पे तो नहीं होंगे, तो मैंने वहां से निकाल दिए। और बाद में जब मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी थी, तो वहां पे मैंने उसको दोबारा ऐड कर दिया लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का टेस्ट लगा के। और कोई सवाल? यहां तक कहानी क्लियर सबको? ठीक है, अब मैंने स्टोर लेजर कार्ड बना लिए। अब स्टोर लेजर कार्ड को देखकर हम क्या करेंगे, अपनी जनरल एंट्री सारी की सारी पास करेंगे। अच्छा, एफआईआर तो सबने पढ़ी हुई है। कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसने एफआईआर ना पढ़ी हो? हाँ, पहले माइनस करना है ऑब्सोलीट को। ठीक है, फिर उसके ऊपर लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का टेस्ट लगाएंगे, और फिर उसको ऐड करेंगे। अच्छा, अब मैंने क्या कहा, हमने जनरल एंट्रीज करनी थी, और एफआईआर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एफआईआर में एक रूल पढ़ा था, जब भी जनरल एंट्रीज का सवाल आएगा तो क्या करना है साथ में? कोई बताएगा मुझे? एक जनरल क्वेश्चन है। जब भी जनरल एंट्रीज आए तो उसके साथ हमने चुंगे में क्या देना है? चुंगा समझते हो ना, चुंगा? हाँ, वेरी गुड। बिल्कुल ठीक कहा। हमने साथ में नरेशन प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, वो फ्री है। चुंगा होता है जो साथ में मुफ्त में देना पड़े। ठीक है, खाने में होता है ना आमतौर पे, जब खाने में हम कहते हैं यार ग्रेवी जिसको कहते हैं हम, जरा तमीजदार लैंग्वेज में, ग्रेवी। और वैसे इसे चुंगा कहते हैं। ठीक है, तो चुंगे में मुझे क्या देनी है, उसकी नरेशन देनी है। ठीक है, तो अगर मुझे चुंगे में उसकी नरेशन देनी है, तो क्या वो रूल सिर्फ एफएआर तक था? नहीं। जहां कहीं भी डबल एंट्री पास करनी होगी, जिस भी सब्जेक्ट में, चाहे वो एफएआर है, चाहे वो सीआर है, चाहे वो बीआईए है, चाहे वो एमए है, कहीं भी आपने जनरल एंट्रीज पास करनी है, तो हमेशा याद रखना है उसके साथ उसकी नरेशन लाजमी प्रोवाइड करनी है, अनलेस वो मुंह से ना बोल दे रिक्वायरमेंट के नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। जब तक वो नरेशन आर नॉट रिक्वायर्ड का लफ्ज ना इस्तेमाल करे, आपने नरेशन लाजमी प्रोवाइड करनी है, वरना फ्री फंड के नंबर कटवा के आओगे पेपर में। ये बात याद रखनी है। ठीक है। हाँ जी, चलो फिर इसको देखते हैं, और इसको देख देख के ना हम क्या करते हैं, जनरल एंट्रीज भी पास करते हैं। ये हमने कर लिया था बी पार्ट पहले, ए पार्ट अब करने लगे हैं। ए पार्ट किसका था? जनरल एंट्रीज का। कुछ डेबिट होगा, कुछ क्रेडिट होगा, और ये सारी अमाउंट्स किस में चली जाएंगी?
थाउजेंड्स में चली जाएंगी क्योंकि मैंने सारी अमाउंट किस में ले रखी हैं, थाउजेंड्स में ले रखी हैं। अच्छा। अच्छा, हम जो ये हमने स्टोर लेजर कार्ड बनाया है, ये स्टोर लेजर कार्ड किसके अंडर बनता है? ये किसके अंडर बना हुआ है? परपेचुअल सिस्टम के अंडर बना हुआ है या पीरियोडिक सिस्टम के अंडर बना हुआ है? पहला सवाल। ये परपेचुअल सिस्टम के अंदर बना हुआ है, बिल्कुल। क्योंकि जैसे जैसे चीजें आई तब रिकॉर्ड की, जैसे चीजें चीजें गई मैंने तब रिकॉर्ड की। तो बिल्कुल ठीक है, ये किसके अंडर बना हुआ है? परपेचुअल सिस्टम के अंदर बना हुआ है। तो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर जब भी हमने जनरल एंट्रीज पास करनी है, तो हमेशा किसके थ्रू करनी है? मटेरियल अकाउंट के थ्रू करनी है, इन्वेंटरी अकाउंट के थ्रू करनी है। ठीक है। लेकिन अगर ये किस किस में होता, पीरियोडिक सिस्टम में होता, तो पीरियोडिक सिस्टम में फिर हमने परचेजेस में रिकॉर्ड करना। जब भी जो चीज खरीदते तो परचेजेस डेबिट करते, जब चीजें वापस करते तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते। ठीक है। लेकिन परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री, यानी कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी अगर आएगी तो, और रॉ मटेरियल जब जाएगी तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी। ये तो बेटा आईटीए वाली बातें हैं। अच्छा, चलो खैर मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। हमने आईटीए में जब इन्वेंट्री का चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पे बातें हुई थी कि दो सिस्टम होते हैं, एक परपेचुअल सिस्टम होता है और एक पीरियोडिक सिस्टम होता है। ठीक है। परपेचुअल सिस्टम के अंदर सारा कुछ, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट कह दो या इन्वेंट्री कंट्रोल अकाउंट कह दो, एक ही बात है। तो हमने इन्वेंट्री अकाउंट से सारी चीजें लानी ले जानी है। जब कुछ आएगा तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट होगा, जब कुछ जाएगा तो इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन जब पीरियोडिक सिस्टम हो, तो पीरियोडिक सिस्टम के अंदर इनिशियली हम क्या करते हैं? चीजों को परचेज में रिकॉर्ड करते हैं। चीज खरीदेंगे तो इन्वेंट्री डेबिट नहीं करनी, रॉ मटेरियल डेबिट नहीं करना, हमने परचेज डेबिट करनी है। ठीक है। परचेज डेबिट करेंगे, और जब कोई चीज हमारे पास से जाएगी, मतलब वापस चली जाएगी, मैंने फॉर एग्जाम्पल परचेज रिटर्न कर दी, तो फिर मैं परचेज रिटर्न क्रेडिट करता हूँ। लेकिन अगर मैं किस सिस्टम के अंदर हूँ? परपेचुअल के अंदर हूँ, तो परपेचुअल में इन्वेंट्री ही मेरे पास से खत्म होगी। तो फिलहाल हम परपेचुअल सिस्टम पे हैं, तो हम परपेचुअल सिस्टम की बातें करेंगे। परपेचुअल सिस्टम सारा किसके राउंड चलता है? इन्वेंट्री अकाउंट के थ्रू। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री जब आएगी तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट करेंगे, जब जाएगी तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट करेंगे। ठीक है। तो छोटा सा रिवाइज भी करवा दिया। ओके। सबसे पहले शुरू करते हैं ओपनिंग बैलेंस से। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस की डबल एंट्री पास होगी या नहीं होगी? गुड। ओपनिंग इन्वेंट्री की डबल एंट्री पास नहीं होगी। पीरियोडिक सिस्टम होता तो क्या ओपनिंग इन्वेंट्री की डबल एंट्री पास होती? नहीं, यहां पे गलत हो। अगर पीरियोडिक सिस्टम होता तो ओपनिंग इन्वेंट्री की भी जनरल एंट्री पास होती है और क्लोजिंग इन्वेंट्री की भी जनरल एंट्री पास होती है। ये बात अपने पास लिख लो फिलहाल। मुझे पता आईटीए भूली पड़ी है तुम लोगों को, तो आईटीए हल्की हल्की रिवाइज भी हो जाएगी इस तरह। ठीक है। तो मैं कुछ बातें उससे रिलेटेड भी करता रहूंगा। तो हमने क्या कहा? अगर पीरियोडिक सिस्टम होगा तो ओपनिंग इन्वेंट्री की भी जनरल एंट्री पास होगी और क्लोजिंग इन्वेंट्री की भी जनरल एंट्री पास की जाएगी। लेकिन वो पीरियोडिक में होगा। अभी फिलहाल हमारा पीरियोडिक सिस्टम नहीं है, तो अभी हमें कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। ओके, हो गई बात। फिर हमारे पास अगली आ गई परचेज। हमने कितने यूनिट्स परचेज किए? हमने किए जी 1,50,000 यूनिट्स परचेज किए थे। ठीक है। जिनकी कीमत कितनी थी? जिनकी कीमत थी 12,750। ठीक है। और डेट क्या थी? 5 जून। तो हमने कहा जी 5 जून, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट। ठीक है। और क्रेडिटर क्रेडिट।
या पेबल भी क्रेडिट कर सकते हो। कितने से? 12,750। और इसकी नरेशन क्या आ जाएगी? रॉ मटेरियल परचेज्ड। अच्छा, आपने ये शॉर्टकट नहीं लिखना है, आपने पूरा लिखना है। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आपने नहीं लिखना शॉर्टकट। ठीक है, मैं शॉर्टकट लिखा करूंगा कई जगह। अच्छा, अब ये अजान हो रही है। ठीक है, तो हमारी अजान के बाद नमाज पढ़ लें। नमाज पढ़ने की ब्रेक है। हम कंटिन्यू करेंगे एग्जैक्टली 45 पे। ठीक है, तो 45 पे दोबारा क्लास कंटिन्यू होगी। अभी 38 हो रहे हैं, 7 मिनट्स की ब्रेक है। 7 मिनट के अंदर नमाज पढ़ के आ जाएं। ठीक है। अच्छा जी, हमारी कहानी कहाँ चल रही थी? हमने 5 जून की एंट्री पास कर ली थी, यानी कि ये वाली हमारी एंट्री मुकम्मल हो चुकी। इसके बाद अगला काम क्या किया हमने? नेक्स्ट हमने इशू किया है। इशू किसको करते हैं हम? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो हमने कहा था जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करेंगे तो फिर क्या एंट्री पास करेंगे? हमने इशू कब किया था? 6 जून को। ठीक है, तो हमने कहा जी जब हमने रॉ मटेरियल इशू करना है तो हमने करना है वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। कितनी अमाउंट से जी? हमने कहा जी 12,450। 12,450। अच्छा जी, 12,450। और हमने उसके ऊपर जो वो लिखा, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे? रॉ मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। हाँ, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री करनी है, रॉ मटेरियल कर दो। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट करना है, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट कर दो। दोनों के। रॉ मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। अच्छा जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। 6 जून के बाद अगली कहानी कहाँ आई? 12 जून की। 6 जून के बाद अगली कहानी कब की बनेगी? 12 जून की। 12 जून को क्या हुआ? मटेरियल रिटर्न हुआ है। क्या हुआ है? मटेरियल रिटर्न हुआ। तो मटेरियल रिटर्न हुआ है 12 जून को। तो मेरी रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री दोबारा से बढ़ गई। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट। कितने से? 415 से। और इसके साथ डिस्क्रिप्शन क्या लिखी जाएगी? रॉ मटेरियल रिटर्न्ड फ्रॉम प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल रिटर्न्ड फ्रॉम प्रोडक्शन। ठीक होगी बात? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। 12 जून के बाद अगली कहानी कब की है? अगला पढ़ते हैं। हमने कहा जी अगली कहानी आ रही है हमारी 12 जून के बाद 15 जून की। 15 जून को फिर परचेज की है। तो ठीक है, हमने कहा जी 15 जून रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट। ठीक है, और क्रेडिट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? हमने कहा जी 13,215। 13,215। इसके साथ डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे? रॉ मटेरियल परचेज्ड। अच्छा जी, फिर 15 जून के बाद अगली स्टोरी कब की है? 17 और 18 जून। अच्छा जी, 17 जून की स्टोरी क्या थी? हमने कहा जी 17 जून की स्टोरी ये थी
कि 17 जून को हमने एक चीज क्या कर दी थी, डिस्पोज कर दी थी, बेच दी थी। ठीक है। तो जब चीज बेचूंगा तो क्या आएगा, पैसा आएगा। कैश कितना आया, कितने यूनिट्स बेचे थे मैंने, 2500 यूनिट्स। और एक यूनिट मार्केट में मैं कितने का बेच रहा था, 20 का। तो ये कितने मिलने थे, 50,000। थाउजेंड्स कॉमन लिए हुए थे, तो कितना आ जाएगा, 50। लेकिन जो मेरी रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है वो कितने से कम हुई है। मेरी जो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री थी वो मेरी खत्म हुई है 215 से। ठीक है, क्योंकि उसकी कॉस्ट जो थी वो तो 86 के हिसाब से चल रही थी। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कितने से कम हुई, 215 से हुई। तो 215 की चीज मैंने कितने में बेची है, 50 में, तो बाकी सारा मुझे क्या हुआ है, लॉस। तो लॉस कहाँ ट्रीट होता है, पीएनएल के अंदर। तो पीएनएल के अंदर क्या आएगी, बेसिकली बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। और ये बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी, 165। ठीक है। तो ये मुझे क्या हुआ है, लॉस ऑन डिस्पोजल। ठीक है, इन्वेंट्री को डिस्पोज ऑफ करने के चक्कर में मुझे नुकसान हुआ है। तो हम इसके साथ क्या लिखेंगे, डिफेक्टिव यूनिट्स सोल्ड। ठीक होगी बात। हाँ, उसकी कॉस्ट 215 की थी ना। ये देखो, ये रही, ये हमने कैलकुलेट की थी। इसलिए तो मैंने कहा कि हमने ये कार्ड जरूर बनाना है। ये कॉस्ट कार्ड के थ्रू मैं सारी वर्किंग देखता जा रहा हूँ। तो 215 की चीज थी जो 50 रुपए में मार्केट में सेल हुई है। तो बाकी सारा क्या हो गया, मुझे लॉस हो गया। ठीक होगी बात। अच्छा, फिर आएगा 18 जून। अच्छा जी, 18 जून। 18 जून को क्या हुआ है, हमने कहा जी 18 जून को हमने कुछ रॉ मटेरियल जो था सप्लायर को ही वापस कर दिया है। ठीक है, तो सप्लायर को जब मैं चीज वापस करूंगा तो क्या होगा, हमने कहा जी जब मैं सप्लायर को वापस करूंगा तो मेरा उधार कम हो जाएगा। तो क्रेडिटर को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मेरे पास से कम हो जाएगी। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने से, 215 से। उसकी कॉस्ट कितनी थी, 215 थी। और इसके साथ डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे, डिफेक्टिव यूनिट्स, डिफेक्टिव यूनिट्स रिटर्न टू सप्लायर। ठीक होगी बात। फिर 18 के बाद अगली कहानी किधर की है, 19 जून की, जिसमें हमें रिप्लेसमेंट आई है। ठीक है। 19 जून, तो हमने जो है, जो रॉ मटेरियल हमारे पास प्रोडक्शन की तरफ से आता है उसको रिप्लेसमेंट के तौर पे अलग यूनिट्स हमने भेजे हैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। कितने से, तो हमने कहा जी ये भी एंट्री हो चुकी है 430 से। तो 430। और इसकी डिस्क्रिप्शन क्या आ जाएगी, रिप्लेसमेंट यूनिट्स इशू टू प्रोडक्शन। ठीक होगी बात। फिर आ जाएंगे किस पे, 20 जून पे। 20 जून पे क्या है, रिप्लेसमेंट फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर ने चीज वापस कर दी है। अच्छा,
जब हमने उसको चीज़ भेजी तो उसने उसकी जगह मुझे नई इन्वेंट्री भेज दी, तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मेरे पास बढ़ जाएगी, और उधार दोबारा से उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसने चीज़ मुझे रिप्लेसमेंट में दे दी है। कितना? 215। इसमें क्या लिखेंगे? रिप्लेसमेंट यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। ठीक हो गया। फिर आगे किस पे? 21 जून की कहानी पे। 21 जून की कहानी क्या है? अच्छा, तो 21 जून को हमने क्या किया है? इशू किए हैं 150 यूनिट्स। ठीक है। तो हमने इशू कर दिए, तो वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है। रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी। कितने से? 12,900 से। और इसका डिस्क्रिप्शन क्या लिखोगे? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इशूड टू प्रोडक्शन। ठीक होगी बात, यहां तक कोई मसला? अच्छा नहीं। फिर अगली कहानी कब की आएगी? 30 जून की। 30 जून को क्या हुआ? दो कारनामे हुए। पहला, तो हमने क्या किया है, एक चीज एनआरवी पे लेके गए हैं, और जो ऑब्सलीट यूनिट्स है वो एनआरवी पे रिकॉर्ड होंगे। ठीक है। तो एनआरवी पे मुझे लॉस आ रहा है, क्योंकि एक चीज थी कितने की? ठीक है, हमने कहा जी वो 86 की थी, लेकिन अब उसको मार्केट कितने का लेना चाह रही है एक यूनिट को? ठीक है। तो हमने कहा ओके, बेसिकली 86 की चीज़ थी, obsolete हो गई है। अब मार्केट इसको कितने का परचेज करना चाहती है? 30 का परचेज करना चाहती है। तो बेसिकली 56 का क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है। तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम इसकी विजन एंट्री पास कर लेते हैं। तो हमने कहा जी प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि लॉस हो रहा है ना मुझे, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंस है, और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है। कितने से? एक चीज कितने की थी, मार्केट में कितने की चल रही थी? हमने कही थी एक चीज चल रही थी 86 की, अब वो कितने की मार्केट में बिकेगी? 30 की। तो 86 - 30, तो ये मुझे एनआरवी लॉस है। हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है। आवाज बीच में कटी तो नहीं थी मेरी? मुझे ये बता दें। कटी थी, हाँ। मुझे हो गया था थोड़ा सा, लाइट चली गई ना, तो लाइट जाने पे फिर आवाज कट हो जाती है। ठीक है, अभी सही आ रही है ना? अभी ओके है? ठीक है, कितने नंबर ऑफ यूनिट से? मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स भी बता दें, कितने?
बेसिकली 500 यूनिट थे जिनके साथ ऐसा हुआ था। ठीक है, तो 500 से आप इनको मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो कर दें 500 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 28,000, और 000 कॉमन लिया हुआ तो कितना आ जाएगा? 28। ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री रिकॉर्डेड एट NRV। ठीक होगी बात? अच्छा, फिर उसके बाद 30 जून को एक और एंट्री भी हुई, जो शॉर्टफॉल हुआ मुझे। अब शॉर्टफॉल तो बिक भी नहीं सकता ना कहीं, शॉर्टफॉल तो बस चोरी हो गया, सारा का सारा ही जाया है। कितने यूनिट जाए हुए थे? हमने कहा जी 4,000, और एक यूनिट कितने का था? 86 का। तो ये कितना आ गया? 344। तो P&L डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? 344 से। और इसके साथ जो हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री लॉस ड्यू टू शॉर्टफॉल। हाँ जी, यहाँ तक किसी किस्म का कोई मसला, कोई सवाल? यहाँ तक कहानी क्लियर है? ठीक हो गया। ओके ओके बात। अगर ये वाली कहानी समझ आई है ना, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये आप लोगों ने होमवर्क में करना है। ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक होगी बात? ठीक हो गया। एक जब पास पेपर क्वेश्चन कराऊंगा ना मैं, तो एक दिन में एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? नहीं, परपेचुअल में क्लोजिंग इन्वेंट्री की भी कोई डबल एंट्री पास नहीं होती। यस। ठीक है। तो पास पेपर में जब भी करवाऊंगा तो मैंने एक पास पेपर एक लेक्चर में कराया करना है। ठीक है। आगे भी जितने चैप्टर, क्योंकि ये पास पेपर के सवाल हैं, तो आगे भी मैं जितने चैप्टर करवाऊंगा उसमें एक पास पेपर का सवाल एक लेक्चर में हुआ करेगा, ठीक है? तो बाकी फिर इंशाल्लाह भाई, क्वेश्चन नंबर 8 तुम लोगों का होमवर्क हो गया, जो आप लोगों ने मुझे सबमिट करना है। और फिर पहले क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 9 को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक होगी बात? बाकी इंशाल्लाह भाई, अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।